बात शुरू करने से पहले पिछले वक्ता ने एक बात बोली तो मैं उनसे थोड़ा सा एक अपील करना चाहूँगा कि नहीं प्लीज़ 2019 में चुनाव के में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन के मत आना। और हम लोग आंदोलन में हैं, आंदोलन में ही रहेंगे। ऑर्गेनाइजर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आऊँ और आपके बीच में बात रखूँ। पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ है जो बहुत कुछ अनप्रेसिडेंटेड है। सुबह 9:30 बजे आके बात रखना जेएनयू के छात्रों के लिए ये भी बहुत अनप्रेसिडेंटेड है कि हम लोगों का पॉलिटिकल जितने प्रोग्राम हैं वो 9:30 बजे शुरू होते हैं लेकिन वो 9:30 PM होता है, AM कभी नहीं होता। और मैं माफ़ी चाहूँगा लेट आने के लिए। और कॉमरेड अनिर्बान आज आ नहीं पाए, उन्होंने भी माफ़ी मांगी है कि उनका PhD का बिल्कुल आखिरी समय है। पिछले कुछ महीनों में जो कुछ हुआ उसके बाद वो PhD बहुत ही नाजुक स्थिति में है। फरवरी में अगर ये सब नहीं हुआ होता तो आज वो बहुत बेटर स्थिति में होती, लेकिन अभी पुलिस केस के बाद, जेल जाने के बाद, जेल से आने के बाद, इस HLEC के एक्शन के बाद और उस भूख हड़ताल में जिसमें कॉमरेड अनिर्बान भी बैठे थे उसके बाद बहुत कम समय रह गया है। और अनिर्बान ने बोला है कि कल तक मेरा एक एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि मेरा PhD कंप्लीट करना, आज मेरा पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और मैं जुलाई में PhD सबमिट करूंगा। इस वजह से वो माफ़ी चाहेंगे और मैं समझता हूँ आप सारे लोग समझेंगे कि किस स्थिति में वो आज आ नहीं पाए। बात शुरू करते वक्त आज का जिस किस्म का अटैक है, आज जब हम पब्लिक एजुकेशन, प्राइवेटाइजेशन और डिसेंट के बारे में बात कर रहे हैं, आज के समय में ही जब हमको खबर मिली कल कि पटना यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के गार्ड्स ने वहाँ फायरिंग किया, उधर BHU में कुछ लोगों को रस्टिकेट कर दिया, हम सब जानते हैं FTII में, HCU में, हर जगह क्या क्या हुआ और डिसेंट का क्या स्थिति हमारे देश में आ रहा है। पिछले जब से ये सरकार आई है, जो थिएटर ऑफ वॉर है हमारे देश में, हमेशा से एक थिएटर ऑफ वॉर रहा है। कोई ना कोई थिएटर ऑफ वॉर हमेशा रहा है, कभी कश्मीर रहा है, कभी मणिपुर रहा है, कभी छत्तीसगढ़ रहा है, झारखंड रहा है। वो थिएटर ऑफ वॉर दिन ब दिन एक्सपैंड करता जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक दिन आप नहीं सुनेंगे, और मैं रिपोर्टेड इंस्टेंसेस की बात कर रहा हूँ, अनरिपोर्टेड तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कभी सामने ही नहीं आते, आपको हर जगह अटैक्स देखने को मिलेंगे। एक चीज़ जो सामने आई है कि एक पीनल स्टेट उभर कर आया है। मैं अभी कलकत्ता में था, वहाँ बस्तर के ऊपर एक प्रोग्राम हुआ था। बस्तर के एक जर्नलिस्ट ने आके बोला कि अगर आज आप छत्तीसगढ़ को देखें, अगर आप बस्तर को देखें तो एक पुलिस स्टेट बन गया है, एक मिलिट्री स्टेट बन गया है। बहुत ज़रूरी है कि हम इस पीनल स्टेट को किस तरीके से समझते हैं। अगर हमारा पूरा समाज और एक स्टेट एक पीनल स्टेट की तरफ बढ़ता जा रहा है, जहाँ लोगों को पनिश करा जा रहा है, लोगों को उनके जगहों से, उनके जंगलों से, उनके ज़मीनों से निकाला जा रहा है, और जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है और जितने सारे लोग उनके साथ खड़े होते हैं उनको जेलों के अंदर बंद किया जाता है, तो विश्वविद्यालय से बच के नहीं रहेगा। और हम अपने आप को इतना प्रिविलेज महसूस नहीं कर सकते कि जब देश भर में ऐसा हो रहा है तो हम बच जाएंगे। और कहीं ना कहीं इस पीनल स्टेट को, इस डिसेंट की आवाज़ों को दबाने के लिए हम हमेशा बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी विच डज नॉट अलाउ डिसेंट बिकम्स अ प्रिजन। लेकिन जब देश ही को एक जेल बना दिया है तो विश्वविद्यालय कैसे बचेंगे? और ये penal state is just a consequence of the kind of economic policies that we have followed over the past 2-3 decades. आज के समय में ये अटैक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड है, बहुत ही वेल प्लान्ड है, बहुत ही कंसर्टेड है। पिछले कई सालों का, पिछले आई थिंक 60-70 सालों का सबसे ब्रूटल गवर्नमेंट अगर कोई है तो आज की सरकार है। एक सरकार थी जिसने डिक्लेयर करके इमरजेंसी किया था, इसने उससे ज़्यादा क्रिएटिव है तो डिक्लेयर नहीं करता है, क्योंकि डिक्लेयर करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और FTII में जो उन्होंने शुरू किया, उससे पहले IIT मद्रास में जो उन्होंने शुरू किया, इलाहाबाद में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संदीप पांडे के साथ जो किया, JNU में जो किया, जादवपुर यूनिवर्सिटी में आज एक बार फिर से कर रहे हैं। एक इतिहास के छात्र होने के, बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, हमको इतिहास में ग्रेजुएशन के समय से एक चीज़ पढ़ाया जाता है, ब्रेक्स एंड कंटिन्यूटिज़। मुगल एम्पायर जब कोलैप्स हुआ उसके बाद जो अगली चीज़ आया, ब्रिटिश एम्पायर आया, ब्रिटिश एम्पायर बना, ख़त्म हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, क्या ब्रेक थे, क्या कंटिन्यूटीज, इस बारे में बताया जाता है। काफ़ी सारे ब्रेक्स हैं पिछले 2 साल में, अगर हम 2 साल को रिव्यू करें, लेकिन बहुत कुछ ब्रेक है, बहुत सारी कंटिन्यूटीज़ भी हैं। और अगर हमको पिछले 2 साल का विश्लेषण करना है, 2 साल का रिव्यू करना है, चाहे शिक्षा के फील्ड में ही हो, तो हमको इन दोनों ब्रेक्स और कंटिन्यूटीज़ दोनों को ही समझना पड़ेगा। वन डज नॉट मेक सेंस विदाउट द अदर, and we will not be able to see the continuities that are there in the previous government, and we will not be able to fight this back if we don't understand this in the holistic manner, that the kind of attack that we are following. आज के समय जब हमने देखा नरेंद्र मोदी की सरकार नाइरोबी गई, WTO गैट्स एग्रीमेंट साइन कर आई, वो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें, बहुत सारे अनफिनिश्ड एजेंडाज थे, पिछले WTO की मीटिंग के अनफिनिश्ड एजेंडा थे, उनको ही वो लेकर आए।
अगर हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को देखें और हम अपनी शिक्षा के स्ट्रक्चर को देखें, यूनिवर्सिटीज़ के स्ट्रक्चर को देखें, तो मैं सेफली बोल सकता हूं पिछले 60-70 साल में हम आज़ाद ज़रूर हुए हैं, बट द गोस्ट ऑफ मकौले स्टिल लूम्स लार्ज ओवर अस. एंड व्हेन इवन टुडे व्हेन नरेंद्र मोदी एम्फेसाइजेस द स्किल को डेवलपमेंट, स्किल का डेवलपमेंट, स्किल बेस्ड डेवलपमेंट, और हम स्किल को डेवलप करेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे, it is connected directly with his Make in India program, because he does not want to develop research. He does not want to do anything that which develops people who are thinking beings. I mean, उनको thinking से, जैसा शैला ने बोला idea of India, क्या उनको तो idea से ही problem है. So they don't want research, they want that skill based development. अगर हम अपने यूनिवर्सिटी की बात करें, हमारी यूनिवर्सिटी में एक स्कूल है, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस एंड कल्चरल स्टडीज. उस स्कूल का जब बनाया गया तो उस स्कूल को इस सोच के बनाया गया ये नहीं कि लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि आप जाइए और आप अलग अलग फॉरेन लैंग्वेजेस को सीखिए. उस बनाया गया कि आप उस लैंग्वेज को भी समझिए, उस लैंग्वेज के उस जगह के कल्चर को भी समझिए, और एक बहुत होलिस्टिक तरीके से पूरी चीज़ को बनाया जाता था. लेकिन हम पिछले कई सालों से क्या देख रहे हैं, उस पूरे स्कूल को तबाह करने की साजिश की जा रही है वहाँ के प्रशासन की, यहाँ की सरकार की. क्योंकि जितने बीपीओज आए हैं और जितने इस अलग अलग किस्म के वो चीज़ें आई हैं, उसमें आपको एक लैंग्वेज लेने से आपको एक अलग तरीके का जॉब मिलेगा, और पूरे कोर्स को उसी तरीके से रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है. अगर आपको एक लैंग्वेज सीखना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 12वीं के बाद आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, लेकिन आज के समय स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल स्टडीज़ का एंट्रेंस एग्जाम जो बीए के लिए है, उसमें 70% जो एम्फेसिस है वो अंग्रेजी पे है. तो वो ये दिखाता है कि हम लोगों को किस तरफ लेके जाया जा रहा है. और वही ब्लू कॉलर वर्कर, व्हाइट कॉलर वर्कर जो, और ब्यूरोक्रेट्स और प्लाइंट वर्कफोर्स जो मकौले ने कहीं ना कहीं सोचा था, उसी एजेंडा को आज भी आगे किया जा रहा है. और इस मैकॉले के विजन में जो एक, और हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम में, हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो इनइक्वालिटीज़ हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी समाज की इनइक्वालिटीज़ का ही रिफ्लेक्शन है. जितनी समाज में इनइक्वालिटीज़ होंगी उतना ही आपको वो देखने को मिलेगा. जितना क्लास, कास्ट, जेंडर, नेशनैलिटी, सारी इनइक्वालिटीज़ आपको सारी की सारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी देखने को मिलती हैं. पिछले नेहरू के समय में बहुत एक फेमस स्लोगन था, लैंड टू द टिलर, लेकिन वो सरकार भी एक्सेप्ट करती है कहीं कहीं भी वो लैंड रिफॉर्म जिस विजन के साथ वो शुरू हुआ था वो कभी अंत तक नहीं ला पाया. और जितनी इनइक्वालिटीज़ थी वो सारी की सारी इनइक्वालिटीज़ छोड़ के चला गया. और वही सारी इनइक्वालिटीज़ आपको शिक्षा में भी देखने को मिलेगी. इस अनइक्वल सिस्टम के अंदर पिछले 30 साल में, पिछले 2 साल में नहीं, पिछले 30 साल में बहुत जिस एलपीजी की पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई हैं, उसने इस इनइक्वालिटीज़ को और बढ़ाया है. मैं आपको लेके जाना चाहूँगा 1986 राजीव गांधी की सरकार के समय जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को शिक्षा के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये बोला कि यहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकता है. कहानी वहाँ से शुरू होती है, और आज ज़रूरी है कि हम 2 साल का अगर रिव्यू कर रहे हैं तो हम कहानी वहाँ तक लेके जाएं. उसके बाद यूनिवर्सिटी को रीडिफाइन कर, एजुकेशन को रीडिफाइन कर दिया. इट इज़ नो लॉन्गर अ पब्लिक गुड, इट्स अ प्राइवेट गुड. पिछले एक एचआरडी मिनिस्टर थे मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने बोला कि एक एजुकेशन तो एक इंडिविजुअल को बेनिफिट करता है, सोसाइटी को कहाँ बेनिफिट करता है, तो वाई शुड द सोसाइटी पे फॉर समवन एजुकेशन. तो ये वही समय था जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे बहुत सारे चीज़ों को लेकर आया गया. वही समय था जब बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज मशरूम की आज देश में. आज हमारे देश में 64% ऑफ ऑल एजुकेशन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हायर एजुकेशन, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल्स, इज विद द प्राइवेट प्लेयर्स, एंड दैट इज बाउंड टू हैव रेपरकशंस. जब पिछले एचआरडी मिनिस्टर कपिल सिब्बल बोलते थे कि मनी मस्ट फ्लो वेयर द मार्केट इज, और बिरला हमारी रिपोर्ट जो आई थी पिछले एनडीए सरकार के समय, उन्होंने भी बोला कि हमको इंटीग्रेट करना है अपने एजुकेशन सिस्टम को मार्केट के लिए. तो एजुकेशन को खासतौर से ग्लोबल कैपिटलिज्म का जो क्राइसिस है उसके अंदर माइनिंग के बाद एक बहुत बड़ा एवेन्यू के बतौर देखा जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर. ये देखा जा रहा है कि बाई इट्स शेयर साइज इट ऑफर्स अ वास्ट एवेन्यू फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एंड दैट कैपिटल विच इज सर्चिंग फॉर न्यूअर एंड न्यूअर एवेन्यूज, इट ड्राइव्स एंड इट वांट्स to look at all these things, be it mining, be it health, be it education, to earn profits, and which is why this drive towards also a penal regime comes into being. अगर आपको छत्तीसगढ़ में वहाँ के जल जंगल जमीन को लूटना है तो आप पैरामिलिट्री भेजते हैं. अगर आप यहाँ शिक्षा में इस किस्म का अटैक करना चाहते हैं तो आप इस अलग अलग तरीके के वो लेकर आते हैं. पिछले साल ऑक्यूपाई यूजीसी आंदोलन से पहले एक सर्कुलर आया था ऑक्यूपाई यूजीसी की तरफ से. उस सर्कुलर प्रोटेस्ट के बाद विड्रॉ करना पड़ा, लेकिन उस सर्कुलर के कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा. 3-4 पॉइंट्स थे वो. मैं सुबह उस सर्कुलर को एक बार फिर से देख रहा था. उसको बोला गया यूजीसी सेफ्टी गाइडलाइंस. पहला गाइडलाइन के बतौर उसका था इंक्रीजिंग बाउंड्री वॉल्स एंड फेंसिंग द यूनिवर्सिटीज विद बार्ब्ड वायर्स. दूसरा था सेटिंग अप सीसीटीवी कैमरास एंड आर्म गार्ड्स एट वेरियस एंट्री पॉइंट्स इन एंड अराउंड द कैंपस. तीसरा था सेवरल सिक्योरिटी चेक्स मैनुअली और थ्रू मेटल डिटेक्टर्स. Code of conduct for students, installation of biometric systems for compulsory attendance, and teachers giving feedback to students. मतलब हम लोग स्कूल में जब पेरेंट टीचर मीटिंग होता था, तब यूनिवर्सिटी में भी कुछ उसी तरीके का होगा.
इनकलकेशन ऑफ पर्सपेक्टिव्स रिगार्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स एंड सेक्सुअलिटी, और आखिरी ऑफ कोर्स सेटिंग अप अ पुलिस स्टेशन विद इन द यूनिवर्सिटी प्रीमाइसेस। और अभी कुछ दिनों पहले जब कन्हैया को और हमको इस किस्म के थ्रेट्स आने शुरू हुए तो यूनिवर्सिटी का उसको लेके हमको सिक्योरिटी नहीं दी गई, मुझको सिक्योरिटी, अनिर्बान को सिक्योरिटी कभी दी नहीं गई, लेकिन वाइस चांसलर ने बोला हम सोच रहे हैं सीसीटीवी कैमरा लगा दें, एक बूम ब्लास्टर कुछ करके चीज़ है उसको लगा देंगे गेट पे, और उसके चलते हम अलग अलग जगह पुलिस को तैनात कर देंगे और आपकी सिक्योरिटी हो जाएगी। तो हमारे सिक्योरिटी के नाम पे हमारे कैंपसेस को मिलिटराइज किया जा रहा है। ये वही समय था जब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उस वक्त भी एक सिकंदराबाद पुलिस का एक नोटिस आया था और ये बोला गया था कि सिकंदराबाद पुलिस हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एक पुलिस स्टेशन बनाएगी। तो मैं जो बात बोल रहा था कि विद इन दिस लार्जर हिस्ट्री ऑफ 20-30 ईयर्स दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज कम इन। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का बहुत प्यारा यूपीए सरकार था, जब से वो बहुत सारे करप्शन चार्जेस में फंसा, कहीं उन्हीं कॉर्पोरेट्स को लगा कि ये काम वो कर नहीं पा रहा है। और एक ट्रेंड जो दुनिया भर में चला है, जब जब जिस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ा है, एक राइट विंग गवर्नमेंट्स अलग अलग जगह आई हैं, वही सारे कॉर्पोरेट घरानों ने जिन्होंने यूपीए को सपोर्ट किया था, उन सब लोगों ने यूपीए से अपना सपोर्ट हटा के एक फासिस्ट फिगर है नरेंद्र मोदी को बोला है कि ये है स्ट्रॉन्ग विल्ड लीडर, ये है जो अच्छे दिन लाएगा, ये है जो विकास लाएगा, और इस चीज़ की हमको जरूरत है। कल एक राजनाथ सिंह का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में। राजनाथ सिंह ने बोला कि बहुत सारे लोग, राजनाथ सिंह नहीं, अमित शाह का एडिटोरियल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, बोला कि बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी को क्रिटिक करते हैं कि जॉब्स नहीं बढ़ रही, और वो लोग ये नहीं समझते कि गवर्नमेंट जॉब्स कैन नॉट बी अ सोल्यूशन। तो गवर्नमेंट जॉब सोल्यूशन ही नहीं बढ़ रही तो प्रॉब्लम क्या है? हम लोग तो चाह रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स अंदर आएं और प्राइवेट प्लेयर्स आके हमको हमारी जॉब्स बढ़ाएं। तो वो ओपनली बोल रहे हैं, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स 20-30 साल में डिस्ट्रॉय किए गए हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज 20-30 साल में डिस्ट्रॉय किए गए हैं, वो बोल रहे हैं सोल्यूशन नहीं है। तो ओपनली एक चीज प्रोक्लेम कर दी है कि हम पब्लिक सेक्टर को, हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज को खत्म कर देंगे। और इस दौरान 20-30 साल में इसके साथ ही साथ एक और चीज जो हुआ है, वो सिस्टमैटिकली स्टूडेंट्स यूनियंस को डिस्ट्रॉय किया गया है। जो लिंगडो कमेटी रिकमेंडेशन तो सन 2005 में आया, लेकिन 1990 से ही मुंबई यूनिवर्सिटी में, बॉम्बे के हर जगह 93 में सारे स्टूडेंट्स यूनियंस को बैन कर दिया गया। बहुत सारी जगह और स्टूडेंट्स यूनियंस खत्म कर दी गई। जहां स्टूडेंट्स यूनियन बहुत वाइब्रेंट हुआ करती थी, वहां भी उन पे अटैक हो रहा है, बिकॉज दे वांट टू मिनिमाइज रेजिस्टेंस इन कंसोनेंस विद द वर्ल्ड बैंक पॉलिसीज। जहां जहां रेजिस्टेंस आप उसको मिनिमाइज कीजिए और उसको क्रिमिनलाइज कीजिए। और इसके साथ ही साथ सोशल जस्टिस के मेजर्स को भी कर्व करना शुरू किया गया। कहीं भी इन पब्लिक उस चीज में, इन प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पब्लिक सोशल जस्टिस का कोई मेजर नहीं होता है। वी हैव एग्जांपल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इवन सेइंग, even scoffing and even ridiculing the measures for social justice, saying that reservations produce intellectual pygmies. So all these kind of attacks, they've been going on for some time. It is in this context that this government comes and takes over, and it's one of the most ruthless of all governments, and it is going to continue with these policies. एक चीज, जिस दिन कन्हैया को बेल मिली, उस दिन अरुण जेटली ने कमेंट किया। अरुण जेटली ने बोला कि the government has won the ideological war against the students of JNU. एक बात से मैं अग्री करता हूं, एक बात से मैं डिसएग्री करता हूं। अग्री करता हूं कि हाँ आइडियोलॉजिकल वॉर थी, आपने माना, तो इससे डिसएग्री करता हूं कि वो आप जीत गए हैं। और अगर आइडियोलॉजिकल वॉर थी तो व्हाई लाइक अ स्कूल बुली गेट द पुलिस इन? आई मीन यू शुड फाइट इट आउट आइडियोलॉजिकली। अगर आपने आइडियोलॉजिकल वॉर ही आपने प्रोक्लेम किया कि आइडियोलॉजिकल वॉर थी, तो आप जानते हैं कि आप आइडियोलॉजिकल वॉर आइडियोलॉजिकली नहीं ला सकते, इसलिए आप पुलिस को लेकर आते हैं, फर्जी केसेस लगाते हैं, अपने गुंडों को बेचते हैं। और गुंडे भी इनके, अभी कुछ दिनों पहले, अभी मैं जब कलकत्ता में था तो वहाँ भी ये आरएसएस के लोग आए और किसी ने बोला था व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, तो वो उनकी वहाँ संगी जो गुंडे बंगाल के हैं वो एक कदम आगे हैं। यहाँ नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं गो बैक टू पाकिस्तान, वहाँ क्या बोलते हैं, उधर कलकत्ता में बोल रहे थे जेएनयू का हाई ना, गो बैक टू चाइना। तो एक चीज़ तो उन्होंने एक्सेप्ट करी कि मैं मुसलमान नहीं, मैं कम्युनिस्ट हूँ, इतना मुझे पॉलिटिकल एजेंसी दिया। तो anyways, coming back to that Arun Jaitley's point, this assertion that the government has won the ideological war is completely false. You have lost the ideological war and you lost it way a long back. पहली बार जब आपने कैंपस में पुलिस को लेकर आए, वो दिन था जब आप वो आइडियोलॉजिकल वॉर हारे थे। जिस दिन आपने कन्हैया को अरेस्ट किया, वो दिन था जब आप वो आइडियोलॉजिकल वॉर हारे थे। जिस दिन आपने मुझको और अनिर्बान को अरेस्ट किया, वो दिन था जब आप वो आइडियोलॉजिकल वॉर हारे थे। और ये जो HLEC लेके जब आपने पनिश किया, वो भी दिन था जब आप आइडियोलॉजिकल वॉर हारे थे। इस आइडियोलॉजिकल वॉर में दो चीज़ों को मैं फोकस करके अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। इस आइडियोलॉजिकल वॉर में दो चीज़ों पर उन्होंने फोकस किया और हमको इन दोनों चीज़ों को काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ बोला कि आप सब्सिडी के पैसे से चलते हैं और आप लोग टैक्स पेयर्स मनी को वेस्ट कर रहे हैं, और दूसरी बात बोली आप राजनीति क्यों करते हैं। पहली चीज़ पे पहले आते हैं। जब ऑक्यूपाई यूजीसी का आंदोलन चल रहा था और इस ऑक्यूपाई यूजीसी के आंदोलन के दौरान
हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कुछ इमीडिएट डिमांड्स को लेके, जो एक फेलोशिप का डिमांड था उसको तो उठाया ही, इसको जो WTO गैट्स एग्रीमेंट और हर साल जो बजट में फंड कट्स होते हैं शिक्षा में, उस चीज को उठाया। और उसके बाद ये सरकार कहीं ना कहीं घिरी भी कि किस तरीके से पिछले कई सालों में हर साल वो सब्सिडीज को हटाती है, हेल्थ में, एजुकेशन में और डिफेंस में बढ़ाती है। उसके बाद उनका एक काउंटर आइडियोलॉजिकल ऑफेंसिव था। एक समाज में दे वांट टू मैन्युफैक्चर कंसेंट, दे वांट टू मैन्युफैक्चर एन ओपिनियन इन द गवर्नमेंट, अमंग द सोसाइटी, that when tomorrow in the next budget session the government further withdraws from education, the people say that it's good, it's a waste, and they want to show that all of us are actually wasting the taxpayers money. और एक बात और समझने की जरूरत है, I'm not going into direct taxes, indirect taxes, who is actually the taxpayer of this money, of this country? I mean, वो लोग जो टैक्सपेयर की दुहाई दे रहे हैं, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो अर्नब गोस्वामी और जी न्यूज के एंकर हो, उनके बाप का पैसा, उनके पिताजी का पैसा नहीं है, इस देश के संघर्षशील जनता का पैसा है। और जब इनको छात्र आंदोलन अपनी लड़ाई में, फी हाइक की लड़ाई को विदर्भ के किसानों की सुसाइड से जोड़ता है, ये समझते हुए कि दोनों आर अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स, जब अपनी लड़ाई को बस्तर के आदिवासियों के साथ जोड़ता है, तो एक्चुअली वी आर स्टैंडिंग विद द टैक्सपेयर्स ऑफ दिस कंट्री। दूसरी एक और बात बोली, और बहुत सारे लोगों ने बोली कि आप राजनीति क्यों करते हैं। जब कन्हैया ही वापस आए थे, भाषण दिया, और वो उन्होंने हमको अटैक करके सोचा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो ऐसा बैकफायर किया कि हम लोग जो 8000 छात्रों में जाने जाते थे और कुछ थोड़े और यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते थे, प्राइम टाइम कवरेज मिलने लगा, तो ये बौखला गए। तो वेंकैया नायडू साहब आके बोलते हैं कि अगर कन्हैया को और उनके साथियों को राजनीति करनी है तो पढ़ाई छोड़ दें, आ जाइए राजनीति में। एक सवाल पूछना चाहेंगे, क्यों नहीं करें राजनीति? 18 साल से ऊपर के हैं, आपके हिसाब से राजनीति का मतलब होता है शायद हर 5 साल में जाके वोट देना, हर 5 साल में जाके इलेक्शन लड़ना। आपके लिए डेमोक्रेसी का शायद वही मतलब है। हमारे लिए डेमोक्रेसी का मतलब है हर एक दिन लड़ाई करना, हर एक दिन सवाल उठाना, हर एक दिन जनता के साथ जुड़ना। इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन जाते हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, चुनावी जुमले आते हैं, चुनावी जुमले जाते हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं बदलता। और उन हर सवालों को दिन ब दिन उठाना, दिन ब दिन लेके जाना, ये बात को हमारे छात्र राजनीति का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और अगर वेंकैया नायडू की बात को यहां की भाजपा की सरकार, आरएसएस सरकार बहुत सीरियसली लेती है, तो एक छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आप उसको बैन कर दिए, वो भी ये क्लेम करता है वो छात्र राजनीति करता है। एक बात जो बार बार मैंने बोली कि इनको छात्र राजनीति से प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्टेटस को के साथ हैं तो आपके पूरे आपके साथ हैं वो। इनको प्रतिरोध की राजनीति से प्रॉब्लम है, इनको रेजिस्टेंस की राजनीति से प्रॉब्लम है, इनको स्टेटस को क्वेश्चन करने की राजनीति से प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि इसमें एक थ्रेट है। इस इडियोलॉजिकल थ्रेट को अगर अभी इफ इट्स नॉट निप्ड इन द बट, it can turn not just into an opposition, but it can also turn into an alternative. To conclude my speech, when we are today talking about the idea of India, Marx in his 18th Brumaire, when he was talking about and commenting on what was happening in Europe in 1848, he says, when newer revolutions break out, they tend to borrow the older slogans from the past. But the revolution of tomorrow cannot afford to borrow older slogans from the past. It needs to create new slogans. And today we are at a juncture of history that somewhere we cannot go back in the 1950s and the 1960s because history has moved ahead. We cannot go back and reclaim those older ideas. Today our struggle, and that struggle will define for the first time what will be the newer idea of India. And it is in that struggle that we will create a new idea of India. And it is in that struggle that we also need to see, because the attack on us is part of a larger attack. The attack on the students, the attack on the universities is part of a larger attack in the entire country. The attack on the students is as much a part of the, I mean, there is a linkage between the attack on the Adivasis in Chhattisgarh and the attack on students in JNU and elsewhere. Attack on the workers across the industrial belt and the attack on JNU and elsewhere. And if we see the attack in this perspective, somewhere a fight back also will be with that perspective, and a fight back will be a much more meaningful fight back. The students' fight back cannot be an end in itself. If we make ourselves part of that broader fight back for a democratic revolution in India, that democratic revolution in India will create a newer, progressive, democratic idea of India. Thank you.